बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलू प्राची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। लेट हो गया, नेट जो है कभी कभी नहीं आता है। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बहुत दिन बाद, छुट्टी के बाद आए हो, रिवाइज करके आए होगे आई होप। चलते हैं आगे। जिबरेलिक एसिड हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। जिबरेलिक एसिड पढ़ रहे थे। हमने ये सीखा था कि हमारे जो प्लांट्स हैं, ठीक है, इनमें ग्रोथ होगा और ग्रोथ के साथ साथ डिफरेंशिएशन होगा। और जब ग्रोथ और डिफरेंशिएशन होता है तो डेवलपमेंट होता है प्लांट का, ठीक है, या किसी भी ऑर्गेनिज्म का। डेवलपमेंट करने के लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की जरूरत होती है और इंटरनल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। डेवलपमेंट करने के लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जरूरी होता है और इंटरनल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अब आप कह रहे हो कि जो इंटरनल फैक्टर्स हैं, इंटरनल फैक्टर्स यानी डीएनए हमारा, यानी जेनेटिक मटेरियल, और हार्मोन्स, ये दोनों जो हैं मिलकर हमारे डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो आप समझ ही रहे हो, है ना। हमारा जो एनवायरनमेंट है, विंड, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, ये सब चीजें। तो इंटरनल में जेनेटिक्स, डीएनए आप बाद में पढ़ते हो। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्लांट के हार्मोन्स। प्लांट के हार्मोन्स में एक आपने पढ़ लिया था, कौन सा? ऑक्सिन पढ़ लिया। और दूसरा ये हम लोग क्या पढ़ रहे थे? जिबरेलिक एसिड। जिबरेलिक एसिड के बारे में आपने बोल दिया था कि ये जो केमिकल है, ठीक है, जब ये आइडेंटिफाई हुआ था चावल के पेड़ों में, तो चावल के पेड़ों में जिबरेलिक एसिड क्या करता था? उनकी लेंथ को बढ़ा देता था, है ना। यानी टॉल लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जिबरेलिक एसिड। आपको मैंने कुछ कुछ बातें बताई थी, है ना। अब चल रहे हैं यहां पर हम लोग फंक्शंस की तरफ, ठीक है। आपको जाने से पहले बताया था कि जर्मिनेशन क्या होता है, ठीक है, जर्मिनेशन क्या होता है, और ड्वार्फ पी टेस्ट या मेज, ड्वार्फ मेज टेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो जर्मिनेशन और ड्वार्फ टेस्ट ये दोनों आपको बता दिए थे। अब चलते हैं आगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फरीदा, सोनी, गौतम, बिपिन, राजेश, एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड वेलकम। चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर आगे का सेशन। इसमें सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं फंक्शंस, ठीक है। सबसे पहला फंक्शन यार, गुड मॉर्निंग स्वीट पॉइजन, बहुत बढ़िया नाम, बेहतरीन। तो यहां पर बात कर रहे थे कि फंक्शंस में अगर देखें तो यहां पर इंटरनोडल इलोंगेशन, सबसे पहला क्या है? इंटरनोडल इलोंगेशन है। देखो आप जानते हो कि स्टेम है, ठीक है, और स्टेम में ये क्या है? स्टेम है, और स्टेम में कुछ लोकेशंस होते हैं जिनको क्या बोलते हैं? नोड। व्हाट इज नोड? ऑरिजिन पॉइंट ऑफ लीफ, है ना। स्टेम के जिस पार्ट से लीफ का ओरिजिन होता है, स्टेम पर जिस पार्ट से लीफ का ओरिजिन होता है, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? नोड, ठीक है। तो लेट सपोज कि यहां पर दो नोड्स हैं और दो नोड्स के बीच में यहां पर जो गैप है, ऑब्वियस सी बात है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इंटरनोड। तो अगर हम इंटरनोड का लेंथ बढ़ा देते हैं तो हमारे स्टेम का जो लेंथ है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। तो इंटरनोडल इलोंगेशन कराता है कौन? हमारा जिबरेलिक एसिड, ठीक है। अब चलो सबसे पहली चीज, स्टेम इलोंगेशन एंड लीव एक्सपेंशन बट डू नॉट अफेक्ट रूट्स। बताया ही था कि रूट के अंदर जिबरेलिक एसिड का जो है वो फंक्शन हम लोग नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो अंडरग्राउंड पार्ट्स में फंक्शनल नहीं होता, ठीक है। तो दिस इज जिबरेलिक एसिड, रूट्स में ये इनएक्टिव है, ठीक है। इंक्रीज लेंथ ऑफ स्टेम इवन इन जेनेटिकली ड्वार्फ वैरायटीज ऑफ पी एंड मेज। देखो जेनेटिकली ड्वार्फ यानी ये वाले, ठीक है,
ये वाले जो प्लांट्स हैं स्मॉल टी वाले, ठीक है, ये प्लांट्स, गुड मॉर्निंग आकर्ष, तो यहां पर जेनेटिकली ड्वार्फ का मतलब क्या हो गया, स्मॉल टी, और ये जो प्लांट्स हैं इनका भी हम लेंथ इंक्रीज करा सकते हैं, कैसे, बाय जिबरेलिक एसिड। ठीक, अच्छा अगला क्या है, बोल्टिंग है। चलो भाई बोल्टिंग समझते हैं, क्या है बोल्टिंग। देखो सबसे बोल्टिंग समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि रोजेट प्लांट्स क्या होते हैं। ठीक है, रोजेट का मतलब क्या होता है, तो देखो सुनो, जैसे क्या कह रहे, मान लो कि एक स्टेम है, ठीक है, एक स्टेम है, ये नोड है ना, ये रूट्स है मान लेते हैं, नोड है, ये 3 नोड्स दिखाए आपको मैंने, और हर नोड से क्या निकलता है, पत्ता, है ना, ये चीज हम जानते हैं। स्टेम पर नोड्स होते हैं और नोड से क्या निकलता है, लीफ निकलता है, राइट। ये एक नॉर्मल स्टेम है, ये नॉर्मल स्टेम है, ठीक। अब अगर बात करें हम लोग थोड़ा सा, मान लो कि हमारे पास एक ऐसा स्टेम है जहां पर नोड्स बहुत पास पास हैं यार, ठीक है, यहां पर जो हैं नोड्स आर वेरी क्लोज, ठीक है, नोड्स बहुत पास पास हैं, ठीक। ऐसे स्टेम को हम क्या बोलेंगे, कंडेंस्ड स्टेम। क्या कहेंगे यार, कंडेंस्ड स्टेम कह देंगे, ठीक। अच्छा, हर नोड से क्या निकलना है, लीफ निकलना है। यहां पर आप देखोगे विथ नॉर्मल नंबर ऑफ लीव्स, यहां पर जो लीव्स का नंबर है वो थोड़ा सा लिमिटेड है, मतलब कि लीव्स कम है। उस वाले केस में क्या हो रहा है, लीव्स बहुत ज्यादा हैं, है ना, ऐसा लीव्स आप समझो कि लीव्स बहुत ज्यादा हैं यार, समझ रहे हो, समझ तो पा ही रहे होगे। ये आप समझिए कि यहां पर क्या हो रहा है, विथ लार्ज नंबर ऑफ लीव्स, ठीक है, बहुत सारे अगर हो, कोई चीज अगर बहुत ज्यादा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोफ्यूज कंडीशन ऑफ लीव्स, ठीक है। तो कंडेंस्ड स्टेम प्लस प्रोफ्यूज कंडीशन, ये दोनों जो कंडीशन है इसको हम क्या कहते हैं, रोजेट हैबिट। इसको क्या कहेंगे यार, रोजेट हैबिट कहेंगे। तो दो चीजें, दो वर्ड्स हैं, एक तो कंडेंस्ड स्टेम और प्रोफ्यूज कंडीशन ऑफ लीव्स। ये जो दोनों कंडीशंस हैं, ये वाला कंडीशन और ये वाला कंडीशन, इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, रोजेट हैबिट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, व्हाट इज रोजेट हैबिट। एग्जाम्पल जो है आप देख सकते हो, एग्जाम्पल इन ऑफसेट, है ना, आपने इकॉर्निया देखा होगा कभी ना कभी पॉन्ड में, इकॉर्निया जिसको आप टेरर ऑफ बंगाल बोलते हो या वाटर हाइसिंथ तो कहते हो,
है ना। तो ऑफसेट या पिस्टिया आपने देखा हो, है ना, ये आपने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा है, ठीक है। ये जो है सबटेरेनियन स्टेम के एग्जांपल्स मॉडिफिकेशंस में आता है ऑफसेट, है ना। तो ऑफसेट जो है, ऑफसेट में क्या कंडीशन होता है, रोजेट कंडीशन होता है, ठीक है। और रोजेट कंडीशन का मतलब क्या है कि नोड्स बहुत पास पास होंगे और लीव्स बहुत ज्यादा होंगे और रूट्स भी बहुत ज्यादा होंगे, उस जगह पर एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं ऑफसेट की कंडीशन में। अच्छा, अब बात कर रहे हैं कि यहां पर ये जो दोनों कंडीशन ऑफसेट में, या फिर आप बोल सकते हो कि जैसे कि रेडिश वगैरह में, ठीक है, या कैबेज में आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये कंडीशन होता है। और फिर कैबेज आपने देखा होगा, है ना, कैबेज में आपने देखा होगा कि इतना बड़ा एक कंडेंस्ड स्टेम होता है और उसमें बहुत सारी लीव्स, है ना, लेयर की लेयर लीव्स आप निकालते हो, है ना। तो लेयर की लेयर, है ना, पत्ता गोभी जिसको आप कहते हो, तो पत्ता गोभी में पत्ता निकाला, फिर उसके अंदर भी पत्ता, फिर पत्ता निकाला, मतलब पत्ता के अंदर पत्ता, ये लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी वहां पर क्या है, प्रोफ्यूज लीफिंग कंडीशन है। तो कैबेज आप ध्यान रख सकते हो कि बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है रोजेट हैबिट का। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि यहां पर ये जो रोजेट टाइप ऑफ ग्रोथ लिखा हुआ है, ये क्या होता है। तो बोल्टिंग, अब हम लोग क्या समझ रहे हैं, बोल्टिंग क्या होता है, ठीक है। तो इन मेनी प्लांट्स लीफ डेवलपमेंट इज प्रोफ्यूज, है ना, लीफ डेवलपमेंट जो है ये प्रोफ्यूज होता है, ये बता दिया आपको मैंने, है ना। प्रोफ्यूज का मतलब क्या होता है, नंबर बहुत ज्यादा, नंबर बहुत ज्यादा। वाइल इंटरनोड ग्रोथ इज रिटार्डेड, इंटरनोड ग्रोथ जो है वो कम हो जाए, यानी नोड्स जो होंगे वो बहुत पास पास होंगे, इसको क्या कहेंगे, रोजेट हैबिट। अच्छा, रिप्रोडक्शन से पहले, है ना, रिप्रोडक्शन से पहले यहां पर क्या होगा कि ये जो कंडीशन है ये कब हुआ है, ड्यूरिंग वेजिटेटिव ग्रोथ, ड्यूरिंग वेजिटेटिव ग्रोथ। ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। यानी फ्लावर बनाने वाले। भाई पहले हम क्या करते हैं, स्टेम, लीफ और रूट बना लेते हैं, और जब स्टेम, लीफ, रूट यानी वेजिटेटिव ऑर्गन्स बन गए, अब हम क्या करेंगे, फ्लावर बनाएंगे, है ना। फ्लावर बाद में बनता है, तो फ्लावर बनाने से पहले हम इसको क्या करेंगे, हम इसको नॉर्मल कर देंगे, इंटरनोड इलोंगेशन। ठीक है ना, इंटरनोड इलोंगेशन यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। तो देखो यहां पर इंटरनोड इलोंगेशन हो गया, और अब यहां पर क्या बन सकते हैं, फ्लावर्स। ठीक है, ये क्या बन गए, फ्लावर्स बन गए। तो ये जो प्रोसेस हुआ ना, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ से पहले यहां पर इंटरनोड इलोंगेशन हो गया। ठीक है, यहां पर देखो इंटरनोड इलोंगेशन हुआ है, elongation in rosette plants is known as bolting। इसको क्या बोलते हैं, बोल्टिंग बोलते हैं। तो बोल्टिंग का पर्पस क्या है, ठीक है। आप बोलोगे सर यूज क्या है, बताओ बोल्टिंग का यूज क्या है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि देखो बोल्टिंग जो है, ठीक है, ये जो बोल्टिंग है ये किसने कराया है, ड्यू टू जिबरेलिक एसिड। ठीक है ना, समझना यहां पर बोल्टिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ बोल्टिंग, प्रॉब्लम यह है कि अगर वो पहले क्या होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ, पहले क्या होगा, वेजिटेटिव ग्रोथ, वेजिटेटिव ग्रोथ, इसके बाद फिर क्या होता है, बोल्टिंग।
और फिर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर्स। ठीक है। वेजिटेटिव ग्रोथ का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्टेम, लीफ, रूट, बड्स। ठीक है। ये जो बोल्टिंग हो रहा है, ये बोल्टिंग का मतलब हो गया इंटरनोड इलोंगेशन। इन रोजेट प्लांट्स, है ना, विद द हेल्प ऑफ जीए। ये कर कौन रहा होगा, जिबरेलिक एसिड। तो एक चीज सोचो, यहां पर बोल्टिंग की वजह से फ्लावर बन रहे हैं। ठीक है, बोल्टिंग की वजह से फ्लावर बन रहे हैं यार। अगर यहां पर बोल्टिंग नहीं कराएंगे, अगर हम लोग बोल्टिंग यहां पर बंद कर दें, तो ये फ्लावर का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। ठीक है ना, मतलब यहां पर क्या है कि बोल्टिंग क्या बोलते हैं, फॉलोज, इज फॉलोड बाय फ्लावरिंग। ठीक है, और बोल्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, जिबरेलिक एसिड। तो जिबरेलिक एसिड करा रहा है बोल्टिंग, और बोल्टिंग की वजह से क्या बन रहे हैं, फ्लावर्स। यानी फ्लावर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, जिबरेलिक एसिड। ध्यान रखिएगा, प्लांट के अंदर, रोजेट प्लांट्स के अंदर फ्लावर कब तक नहीं बनेगा, जब तक जिबरेलिक एसिड नहीं में रहेगा। अगर वहां पर रोजेट प्लांट में जिबरेलिक एसिड नहीं होगा तो फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है ना, यह चीज आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगली बात क्या है, बोल्टिंग रिक्वायर्स। बोल्टिंग के लिए जरूरत क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, या तो लंबा दिन होना चाहिए, लॉन्ग डे होना चाहिए, है ना, लॉन्ग डे होना चाहिए, रातें छोटी होनी चाहिए, दिन लंबा होना चाहिए। जैसे कि गर्मी में, है ना, अगर हम लोग अपने इंडिया की बात करें तो हम लोग जिस लैटिट्यूड पर हैं वहां पर गर्मी के टाइम पर दिन लंबा होता है और रात छोटा होता है। ठीक है, तो यहां पर लॉन्ग डेज होने चाहिए, यानी गर्मी का मौसम होना चाहिए, या फिर कोल्ड नाइट्स होना चाहिए। देखो यहां पर लॉन्ग डेज एक इंपॉर्टेंट टर्म है, या फिर कोल्ड नाइट्स। ठीक है, एंड जिबरेलिनेस। ठीक है, एक्चुअली ये जो लॉन्ग डे है और कोल्ड नाइट है, ये जिबरेलिन के फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल होता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर जिबरेलिन। लॉन्ग डे होगा तब भी जिबरेलिन बनेगा, ठंडी रात होगी यानी ठंडा। ठीक है, कोल्ड क्लाइमेट भी जो है जिबरेलिन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। प्लीज ध्यान से सुनते जाइएगा चीजों को, ठीक है, ताकि आपको याद ना करना पड़े, है ना, और आप लॉजिकली क्वेश्चन को याद कर पाओ। ऐसा नहीं कि बैठ के सोच रहे हो कि उस पेज पर क्या लिखा था, ठीक है ना, लॉन्ग डे लिखा था कि शॉर्ट डे लिखा था। एक सिंपल सा लॉजिक ध्यान रखिए, जिबरेलिक एसिड का फॉर्मेशन गर्मी में होगा, लॉन्ग मतलब गर्मी बोल रहा हूं मैं, लॉन्ग डे, लाइट का ड्यूरेशन लंबा होना चाहिए, या फिर टेम्परेचर कम कर दो। ठीक है, लॉन्ग डे या फिर कोल्ड टेम्परेचर। अगर लॉन्ग डे होगा तब भी जिबरेलिन बनेगा प्लांट के अंदर, अगर ठंडा होगा, कोल्ड नाइट होगा, तब भी वहां पर जिबरेलिन बनेगा। तो जिबरेलिन जो है इन प्लांट्स लाइक कैबेज, बीट, ये सब कौन है, रोजेट प्लांट्स हैं। ठीक है, ये सब कौन है, रोजेट प्लांट्स हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है बोल्टिंग के बारे में। ठीक है, तो देखो ये बोल्टिंग जो है ये इंटरनोड इलोंगेशन ही है एक तरह का। ठीक, आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट, जर्मिनेशन कैसे होता है यार, ये बता दिया है। ठीक है, जर्मिनेशन कैसे होता है ये पूरा यहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है। ये देखो बार्ले सीड के अंदर जर्मिनेशन कैसे होता है ये ऑलरेडी पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है ना। कंक्लूजन, जिबरेलिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जर्मिनेशन।
आगे, प्रमोट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स एंड इनहिबिट इन शॉर्ट डे प्लांट्स। ठीक है, देखो अभी भी वही बोल रहे हैं कि फ्लावर का जो फॉर्मेशन है वो लॉन्ग डे प्लांट्स में होगा, यानी ऐसे प्लांट जिनको लंबे ड्यूरेशन तक डे लाइट मिलता है। ठीक है, और इनहिबिट इन शॉर्ट डे प्लांट, यानी फ्लावर उन प्लांट्स में नहीं मिलेगा जिनको, फ्लावर उन प्लांट्स में नहीं बनेगा जिनको कम लाइट मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, लॉन्ग डे इंड्यूसेस सिंथेसिस ऑफ जिबरेलिक एसिड। जिबरेलिक एसिड का फॉर्मेशन कहां होगा? लॉन्ग डे प्लांट्स में होगा। लॉन्ग डे की वजह से यहां पर जिबरेलिक एसिड सिंथेसिस होगा। ठीक है, और जिबरेलिक एसिड की वजह से यहां पर क्या होगा? फ्लावरिंग। ध्यान रखिएगा, यह चीज आपको ध्यान रखनी है, यह सीक्वेंस ध्यान रखना है। या फिर और कोल्ड टेम्परेचर जिबरेलिक एसिड सिंथेसिस, और जिबरेलिक एसिड फिर से क्या बनाएगा? फ्लावरिंग। तो दो पॉइंट्स हो गए, 1 और 2। ठीक है, तो लॉन्ग डे से जिबरेलिक एसिड बनाओ, या फिर और जिबरेलिक एसिड क्या बनाएगा? फ्लावर्स बनाएगा। कोल्ड टेम्परेचर से जिबरेलिक एसिड का सिंथेसिस करो और फिर जिबरेलिक एसिड से क्या बना लो? फ्लावर बना लो। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, लॉन्ग डे एंड कोल्ड टेम्परेचर। ठीक, अच्छा आगे बात कर रहे हैं। ऑल्सो प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ मेल फ्लावर्स। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि देखिए आपके पास कितने हार्मोन है? ऑक्सिन है, जिबरेलिक एसिड है, साइटोकाइनिन है, इथाइलिन है और एबीए है। 5 हार्मोन्स है ना तुम्हारे पास प्लांट के अंदर। ठीक है, कॉमन वाले। तो इसमें से 4 जो हैं, ठीक है, अगर 4 की बात करें तो 4 फीमेल फ्लावर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन कौन से? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एबीए। 4 फीमेल फ्लावर्स के फॉर्मेशन को इंड्यूस करते हैं, और एक जो है यानी जिबरेलिक एसिड, ये मेल फ्लावर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तुम पूछोगे सर फीमेल फ्लावर बनाने वाले हार्मोन ज्यादा क्यों है? क्योंकि फीमेल फ्लावर का जो नंबर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फ्रूट्स। जितने फीमेल फ्लावर्स बनेंगे उतने ज्यादा फ्रूट्स बनेंगे। ठीक है, तो इसलिए फीमेल फ्लावर बनाने वाले हार्मोन ज्यादा हैं, और मेल फ्लावर बनाने वाला सिर्फ एक ही हार्मोन है। कौन सा? जिबरेलिक एसिड। तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला, हेल्प इन इलोंगेशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ शेप इन पोम फ्रूट्स। पोम अगर बात करें, ये सिंपल फ्लैशी फॉल्स फ्रूट्स होते हैं। फॉल्स फ्रूट को हम स्यूडोकार्प्स भी कहते हैं। स्यूडो मतलब फॉल्स, कार्प मतलब फ्रूट। ठीक है, स्यूडो मतलब फॉल्स, कार्प मतलब फ्रूट। तो आप ये समझो कि व्हाट आर पोम फ्रूट्स। पोम क्या होते हैं? सिंपल होते हैं, यानी एक फ्लावर से बनने वाले फ्रूट्स। फ्लैशी होते हैं, यानी वहां पर जो तुम्हारा एपीकार्प है, मीजोकार्प है और एंडोकार्प है, जो 3 लेयर्स हैं वो अलग अलग हैं और उनमें आपको पानी मिलेगा। ठीक है, सक्यूलेंट कंडीशन है यहां पर। और तीसरा क्या है? फॉल्स फ्रूट्स हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ओवरी प्लस। यहां पर फॉल्स फ्रूट का मतलब क्या होता है? ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं? जब सिर्फ ओवरी पार्टिसिपेट करता है फ्लावर बनाने फ्रूट बनाने में। ठीक है, अगर वहां पर सिर्फ इफ ओनली ओवरी जो है ये फ्रूट फॉर्मेशन बनाता है तो इसको बोलते हैं ट्रू फ्रूट। ठीक है, और अगर ओवरी प्लस अदर फ्लोरल ऑर्गन्स
फ्रूट बनाते हैं तो ऐसे फ्रूट को हम क्या कहते हैं यार, फॉल्स फ्रूट कह देते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ट्रू और फॉल्स क्या है। तो ध्यान रखिएगा, पोम जो है ये फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल है। तो इसमें एग्जाम्पल में एप्पल, पियर, ये सब क्या आ गए, आपके फॉल्स फ्रूट के कंडीशन में आ गए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। तो शेप इंप्रूव करता है ना। देखो अगर सेब इतना बड़ा होगा, छोटा सेब होगा तो उसकी कीमत कितनी होगी, 80 रुपया किलो, है ना, 90 रुपया किलो। बट अगर वही सेब, सेम वैरायटी को अगर हम लोग जिबरेलिक एसिड डाल दें, ठीक है, तो उसका जो शेप है वो बड़ा हो जाएगा और वो परफेक्ट शेप में आ जाएगा, है ना। एप्पल का जो परफेक्ट शेप होता है वो शेप इंप्रूवमेंट में भी हेल्प करता है कौन, जिबरेलिक एसिड। तो जो सेब आपका 70 रुपया 80 रुपया में बिकने वाला था, वो सेम सेब जो है वहां पर आपको कितने में मिल रहा है, 120 130 में मिलने है। तो इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ा सकते हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसके शेप को इंप्रूव करके। और वहां पर अगर आप शुगर कंटेंट किसी तरह बढ़ा पाओ, है ना, तो तब तो एकदम मजा आ जाएगा, है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, साइटोकाइनिन का इस्तेमाल करते हैं। तो जिबरेलिक एसिड और साइटोकाइनिन को मिला देते हैं। ठीक है, तो जिबरेलिक एसिड और साइटोकाइनिन को मिलाकर जब आप इन फ्रूट्स को इन फ्रूट्स पर डालते हो तो उनके अंदर शुगर कंटेंट भी बढ़ जाता है और इनका शेप भी इंप्रूव कर जाता है। तो उसकी जो कीमत है, जो इकोनॉमिक वैल्यू है, वो बढ़ जाती है। तो ध्यान रखिएगा ये चीज। ठीक है, और एक चीज और कहां पे लिख दूं, ध्यान रखना, जिबरेलिक एसिड प्लस साइटोकाइनिन को मिलाकर हम क्या कहते हैं, पोमलिन। क्या कहते हैं, पोमलिन। तो पोमलिन ही यूज करते हैं एक्चुअली वहां पर उसके शेप को इंप्रूव करने के लिए, ताकि उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ाई जाए। देखो, जिबरेलिन कैन सब्स्टिट्यूट वर्नलाइजेशन। देखो, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, रिप्लेस करना। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या है, रिप्लेस करना। एक चीज है उसको रिप्लेस कर रहे हैं, है ना। मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं इस मार्कर से। तो यहां पर क्या किया है, सब्स्टिट्यूट किया है। अब सुनो, जिबरेलिन्स कैन रिप्लेस वर्नलाइजेशन। और वर्नलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कोल्ड ट्रीटमेंट टू प्रोड्यूस फ्लावर्स। आपको मैंने बताया ना कि कोल्ड ट्रीटमेंट, है ना, अगर आप ठंडा टेम्परेचर रखोगे तो क्या बनेगा, जिबरेलिक एसिड। और जिबरेलिक एसिड से क्या बनता है, फ्लावर। तो अगर मान लो तुम्हारे पास ठंडा टेम्परेचर नहीं है, ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास ठंडा टेम्परेचर नहीं है, तो आप डायरेक्टली जिबरेलिन डाल दो। अगर आप डायरेक्टली जिबरेलिन डालोगे तो आपका फ्लावर तो वैसे ही बन जाएगा। ठीक है, तो आपका जो जिबरेलिन है, जिबरेलिन कैन सब्स्टिट्यूट टू थिंग्स। लॉन्ग डे कंडीशन को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। मान लीजिए कि आप ऐसी जगह पर रह रहे हो जहां पर दिन छोटा होता है, ठीक है, मान लीजिए कि आप यूरोपियन कंट्री में रह रहे हो किसी, ठीक है, या रशिया में रह रहे हो, तो वहां पर क्या होगा कि दिन छोटा होगा। तो दिन छोटा होगा अगर, तो वहां पर फ्लावर बनने में तकलीफ होगी। जिन प्लांट्स को ज्यादा लंबा दिन चाहिए, ऐसे प्लांट्स को फ्लावर बनाने में तकलीफ होगी, तो तुम क्या डाल सकते हो, डायरेक्टली जिबरेलिन डाल सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, जिबरेलिन कैन सब्स्टिट्यूट बोथ लॉन्ग डे कंडीशन एज वेल एज कोल्ड टेम्परेचर। अगर ये दोनों अवेलेबल नहीं है तो तुम डायरेक्टली जिबरेलिन डाल दो और तुम्हारा फ्लावर बनके तैयार हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगली बात क्या है, जिबरेलिन्स कैन ओवरकम नेचुरल डोरमेंसी ऑफ बड्स, ट्यूबर्स, सीड्स। ठीक है, अच्छा, डोरमेंसी क्या होता है, ये चीज आपको मैं समझा देता हूं। ठीक है, यहीं पर समझ लेते हैं हम लोग इसको। व्हाट इज डोरमेंसी? व्हेन embryo cannot even favorable conditions
हाँ भैया सुनना, डॉर्मेंसी जर्मिनेशन का जस्ट उल्टा, ठीक है, डॉर्मेंसी जो है जस्ट जर्मिनेशन का उल्टा, ठीक। जर्मिनेशन का मतलब होता है कि बच्चा, प्लांट का जो बच्चा है यानी जो एम्ब्रियो है वो ग्रो कर रहा है। अगर प्लांट का बच्चा ग्रो कर रहा है तो उसको बोलेंगे जर्मिनेशन, अगर बच्चा ग्रो नहीं कर रहा है तो उसको बोलेंगे क्या, डॉर्मेंसी। अब एक चीज इमेजिन करो, ठीक है, एक चीज इमेजिन करो, तुम अपने से इमेजिन करो, मान लो तुम बच्चे थे, ठीक है, आप बच्चे थे, अभी तुम प्रेगनेंसी पीरियड में मां के अंदर हो, ठीक है, अभी जो है आप जो है बिल्कुल एम्ब्रियो स्टेज पर हो और आप ग्रो करने वाली स्टेज में हो। अब मान लीजिए कि अगर तुम ग्रो कर रहे हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है, बट मान लो कि आप ग्रो नहीं कर पाते, एम्ब्रियो जो है वो फीटस में कन्वर्ट नहीं हो पाता, तो उसके दो रीजंस हो सकते थे, या तो मां एनवायरमेंट आपको नहीं दे पा रही है, प्रॉपर नरिशमेंट नहीं है, प्रॉपर जो है केयर नहीं है अंदर में आपका, या फिर तुम्हारा खुद का डीएनए जो है वो प्रॉपरली नहीं आपके ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो दो फैक्टर्स होते हैं, एम्ब्रियो बच्चे के ग्रोथ के लिए या तो ग्रोथ होगा और या तो ग्रोथ नहीं होगा। अगर ग्रोथ नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, या तो एक्सटर्नल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे या फिर इंटरनल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर इंटरनल रिस्पॉन्सिबल होगा तो उसको क्या बोलेंगे, डॉर्मेंसी, ठीक है, डॉर्मेंसी पीरियड, ठीक है। तो डॉर्मेंसी इज व्हेन एम्ब्रियो कैन नॉट जर्मिनेट इन इवन फेवरेबल एक्सटर्नल कंडीशंस, ठीक है। और क्यों नहीं कर पा रहा ऐसे, क्योंकि इंटरनली वहां पर वो सपोर्ट नहीं है उसके ग्रोथ के लिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है डॉर्मेंसी का, कि व्हेन द एम्ब्रियो इज नॉट जर्मिनेटिंग, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, नेचुरल डॉर्मेंसी ऑफ। अब कौन कौन ग्रो, देखो जर्मिनेशन किसका किसका हो सकता है, बर्ड्स का जर्मिनेशन हो सकता है, ट्यूबर का जर्मिनेशन, ट्यूबर में आपने आलू तो सुना ही था, ठीक है, सीड्स का जर्मिनेशन हो सकता है, सीड के अंदर कौन होता है, बच्चा होता है प्लांट का। तो ये सारी चीजें हैं आपके ग्रोथ के लिए। तो ओवरकम नेचुरल डॉर्मेंसी, यहां पर जिबरेलिन किस चीज को सपोर्ट करता है, बिकॉज प्रमोट जर्मिनेशन, ये क्या चीज को प्रमोट करता है, जर्मिनेशन, ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो ओवरकम का मतलब क्या हो गया कि उस चीज को काउंटर करता है, उसके ऑपोजिट काम कर रहा है। तो ये डॉर्मेंसी को ओवरकम कर रहा है, यानी जर्मिनेशन में हेल्प कर रहा है। ध्यान रखना, जी फॉर जिबरेलिन, जी फॉर जर्मिनेशन, ठीक है। डॉर्मेंसी को खत्म करता है ये और जर्मिनेशन को प्रमोट करता है, ठीक है। अगली चीज क्या है, इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ स्टेम, यार ये तो आसान है, ठीक है। इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ स्टेम इंक्रीजेस यील्ड इन शुगर केन, है ना। अगर वहां पर आप बोल रहे हो कि स्टेम का लेंथ, इंटरनोड इलोंगेशन करोगे तो स्टेम का लेंथ बढ़ेगा और वहां पर स्टेम का लेंथ बढ़ने से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये तो काफी आसान चीज बताई है। 20 टन पर एकड़ का इंक्रीज देखने को मिलता है, ये एनसीईआरटी की लाइन चुराई है मैंने, ठीक है। अगली बात क्या है, इट हेस्टेंस मैच्योरिटी पीरियड ऑफ जुवेनाइल कॉनिफर्स। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, एक चीज मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, क्या चीज है, इंपॉर्टेंट है ये। देखो देखो कॉनिफर्स, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं, कॉनिफर्स, ठीक है, ये कौन होते हैं, प्लांट्स विथ एक्सकरेंट हैबिट। एक्सकरेंट हैबिट का मतलब क्या है, कोनिकल शेप, ऐसा, ठीक है। एग्जाम्पल जिम्नोस्पर्म्स, मोस्ट जिम्नोस्पर्म्स आप कह सकते हो, ठीक है। तो कॉनिफर्स में, एंजियोस्पर्म्स में भी कुछ आपको इस तरह के प्लांट्स मिलेंगे।
तो ये कहां पर मिलते हैं आपको? हाई ऑल्टीट्यूड पर, जहां पर स्नोफॉल वगैरह मिलेगा। तो कॉनिफर्स जो है ये आपका कंडीशन है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, कोई सा भी प्लांट हो, ठीक है, प्लांट ग्रोथ स्टेजेस की अगर बात करें तो ध्यान रखना सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा वेजिटेटिव ग्रोथ। ठीक है, यानी अभी आपको बताया था व्हाट इज वेजिटेटिव ग्रोथ। जब स्टेम लीफ और रूट का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव ग्रोथ। दूसरा फिर क्या आता है? रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। जब एक प्लांट फ्लावर बनाने लगे तो उसको क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव ग्रोथ स्टार्ट हो गया। तो पहले क्या होगा? पहला स्टेज कौन सा है? वेजिटेटिव ग्रोथ। और फिर दूसरा स्टेज कौन सा है? रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। यानी फ्लावर तुम बाद में बनाओगे, सिंपल सा लॉजिक है ये, ठीक है, फ्लावर बाद में बनाएंगे। अच्छा, अब एक चीज समझो कि यहां पर लॉन्गर द पीरियड ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ, formation of flowers is delayed। सिंपल सा चीज है भाई, जितना ज्यादा समय आप लगाओगे स्टेम, लीफ और रूट को ग्रो करने के लिए, उनको मैच्योर बनाने के लिए, उतना बाद में आएगा आपका रिप्रोडक्टिव, है ना। तो अगर आप वेजिटेटिव ग्रोथ को लंबा रखते हो तो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का जो टाइम है वो बहुत बाद में आएगा। यानी वेजिटेटिव ग्रोथ का जो पीरियड है लंबा है, तो फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर क्या हो जाएगा? डिले हो जाएगा, लेट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को अगर हम लोग रोकना चाहें, इस चीज को अगर हम लोग ठीक करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? यहां पर इफ वी वॉन्ट अर्ली फ्लावर्स, और फ्लावर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि वहां फ्लावर क्या बनाएगा? फ्रूट बनाएगा, ठीक है, और सीड और फ्रूट, है ना। फ्लावर का मतलब है सीड या फ्रूट से। तो इफ यू वांट अर्ली फ्लावर्स, देन पीरियड ऑफ वेजिटेटिव growth should be decreased। वेजिटेटिव ग्रोथ का जो टाइम पीरियड है वो कम करना पड़ेगा। अगर आप वेजिटेटिव पीरियड कम कर दोगे तो फ्लावर जल्दी मिल जाएंगे यार, है ना। सिंपल, आपको यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि प्लांट के ग्रोथ के स्टेजेस में अगर आप वेजिटेटिव ग्रोथ लंबा रखते हो तो फ्लावर लेट मिलेगा। अगर आप वेजिटेटिव ग्रोथ छोटा कर देते हो, है ना, तो वहां पर आपको जल्दी ये चीज मिल जाएंगे, ये ठीक है। अब यहां पर यही चीज है। हेस्टन का मतलब होता है जल्दी। हेस्टन का मतलब क्या होता है? जल्दी। ये एनसीईआरटी की लाइन है, मैं आपको समझा रहा हूं। हेस्टन का मतलब हो गया जल्दी। मैच्योरिटी का मतलब होता है वेजिटेटिव मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब यहां पर क्या है? वेजिटेटिव मैच्योरिटी। अगर यहां पर जल्दी से आप मैच्योर कर जाओ, यानी लीफ, स्टेम, रूट जल्दी से बन जाएगा, तो पीरियड ऑफ जुवेनाइल कॉनिफर्स, जुवेनाइल कॉनिफर्स यानी यंग कॉनिफर्स, यंग प्लांट्स, है ना, यंग प्लांट्स का अगर मैच्योरिटी जल्दी आप कर दो तो रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ वेजिटेटिव फेज, ठीक है, एंड अलाउइंग अर्ली रिप्रोडक्टिव पीरियड, अर्ली रिप्रोडक्टिव पीरियड, दस अर्ली सीड प्रोडक्शन। सीड का फॉर्मेशन, है ना। कभी कभी क्या होता है ना कि हमें जो है मार्केट में बेचने के लिए, जैसे मान लो पाइनस है,
तो पाइनस का जो सीड होता है, पाइनस जेरार्डियाना का, तो पाइनस जेरार्डियाना का जो सीड है वो एडिबल होता है, खाते हैं उसको रोस्ट करके और वो अच्छा लगता है। तो मान लो कि वो मेरे को बेचना है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, सोशल फॉरेस्ट्री जब करते हैं तो वहां पर हम लोग जो फॉरेस्ट का प्रोड्यूस है उसको आपस में यूज करते हैं, लोगों के बीच में, वहां पे जो लोकल नेटिव्स हैं। तो हम चाहते हैं कि यार जल्दी से जल्दी हमें वहां पर वो सीड मिल जाए। तो अगर सीड जल्दी चाहिए तो वेजिटेटिव पीरियड को क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली वही लाइन यहां पर बताई गई है कि इट हेस्टेंस मेच्योरिटी पीरियड ऑफ जुवेनाइल कॉनिफर्स एंड दस रिजल्टिंग इन अर्ली सीड प्रोडक्शन। डन है क्या? और आखिरी पॉइंट है यहां पर डीले सेनेसेंस। यार सेनेसेंस का मतलब क्या होता है, एजिंग। डीले मतलब क्या होता है, देर करना, है ना, सिंपल सा बात है। तो डीले सेनेसेंस सो द फ्रूट्स कैन बी लेफ्ट ऑन द ट्री। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर हम लोग यहां सेनेसेंस को थोड़ा सा धीरे कर दे, अगर फल पकने में टाइम लगे और जब तक कच्चा रहेगा, ध्यान रखिएगा एक चीज याद करो, ऑक्सिन प्रमोट एब्सिशन। एब्सिशन मतलब सेपरेशन ऑफ ओल्डर ऑर्गन्स and auxin prevents abscission of younger organs। है ना, ये लाइन आपको याद आ रही होगी, ये बताई थी जब ऑक्सिन पढ़ाया था। तो ऑक्सिन किसको प्रमोट करता है, बूढ़े जो ऑर्गन्स हो गए हैं उनको तोड़ देने में हेल्प करता है, उनको प्लांट से सेपरेट कर देता है, ठीक है। बट अगर यंग ऑर्गन है ना, अगर यूथ है उसमें, यंग है, तो उसके एब्सिशन को रोकता है कौन, ऑक्सिन। तो आप समझिए कि यंग लोगों को जुड़े रहने में सपोर्ट कर रहे हैं और मैच्योर लोगों को अलग हो जाने में सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, कौन, ऑक्सिन। यानी प्लांट से तब तक आप जुड़े रहोगे जब तक आप यंग हो, प्लांट से तब तक आप जुड़े रहोगे जब तक आप यंग हो। और यूथ को मेंटेन करने में कौन हेल्प कर रहा है, जिबेरेलिन, ठीक है। तो डीले, अगर आप सेनेसेंस को डीले कर देते हो तो वहां पर वो आप उस चीज को, उस फ्रूट को या कोई भी ऑर्गन होगा, लेफ्ट ऑन द ट्री लॉन्गर, ठीक है ना, लॉन्गर एज टू एक्सटेंड द मार्केट पीरियड। मान लो कि आज की डेट में उस फ्रूट का जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो कम है, अभी 20 रुपया किलो बिक रहा है, बट अगर मान लेते हैं कि वो जो है थोड़े दिन के बाद बिके तो उसका वैल्यू बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो उसको हम क्या चाहेंगे कि पेड़ पर वो रुका रहे, और पेड़ पे रोकने के लिए आप क्या करोगे, उसको यंग रखोगे, है ना। अगर आप पेड़ से डिटैच नहीं करना चाहते, अगर आप पेड़ से जोड़ के रखना चाहते हो उस ऑर्गन को, उस फ्रूट को, तो आपको उसको यंग रखना पड़ेगा। और फ्रूट को यंग रखने में कौन हेल्प कर रहा है, जिबरेलिक एसिड हेल्प कर रहा है। ध्यान रखना, एक्सटेंड मार्केट पीरियड, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बार बार मैं कह रहा हूं जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। देखो ये कुछ बातें लिखी हुई है यहां पर, है ना, जर्मिनेशन क्या होता है, डोरमेंसी क्या होता है, सेनेसेंस क्या होता है ना, ये आपको काम आ जाएगी जब मैं आपके सामने नहीं हूं डाउट बताने के लिए। चलो, तो अब यहां पर बात कर रहे हैं आगे, एप्लीकेशंस क्या हैं। एप्लीकेशन जो इकोनॉमिक एप्लीकेशंस हैं, एक तो है क्या, फ्रूट ग्रोथ, पार्थेनोकार्पी, है ना, पार्थेनोकार्पी बता दिया था यार, सीडलेस फ्रूट्स, याद करो सीडलेस फ्रूट्स बताया था। माल्टिंग एक चीज यहां पर डिस्कस करनी बाकी है, ठीक है, माल्टिंग जो है ये डिस्कस करेंगे। अच्छा, ओवरकम डोरमेंसी इन फोटोब्लास्टिक सीड्स। फोटो मतलब लाइट, ब्लास्ट मतलब क्या, ग्रोथ ऑफ सेल्स। तो यहां पर रिक्वायर लाइट टू जर्मिनेट। ऐसे सीड्स जिनके अंदर जो इम्ब्रेयो है, भाई सीड का मतलब क्या, जब भी सीड बोला जाए तो सीड को कैसे इमेजिन करोगे आप, सीड को इमेजिन करो कि सीड के अंदर कौन है,
एम्ब्रियो, प्लांट का बच्चा, ठीक है। तो फोटोब्लास्टिक सीड यानी इस सीड के अंदर ये जो बच्चा है, इसको ग्रो करने के लिए, एम्ब्रियो को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होगा? लाइट चाहिए होगा, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ये एम्ब्रियो क्या कर पा रहा है? जर्मिनेट करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? फोटोब्लास्टिक सीड, है ना। अगर यहां पर आप लाइट दोगे तो ये जो है ये क्या बन जाएगा? छोटा सा ऐसा प्लांटलेट बन जाएगा। तो इसको क्या बोल रहे हैं? जर्मिनेशन, ठीक है। तो यानी जर्मिनेशन के लिए हमें क्या लग रहा है? लाइट लग रहा है। तो इस सीड को हम क्या बोलेंगे? फोटोब्लास्टिक सीड। ऐसा सीड जिसके जर्मिनेशन के लिए हमें क्या लगता है? लाइट लगता है। ये क्या बन गया हमारा? प्लांटलेट, है ना। इसमें जो प्लीम्यूल होगा, है ना, प्लीम्यूल होगा और रेडिकल होगा। तो प्लीम्यूल क्या बनाएगा? शूट, और रेडिकल क्या बनाएगा? रूट। तो ये जब ये ग्रो करेंगे तो क्या बन जाएगा? प्लांटलेट, छोटा सा प्लांट, ठीक है। तो फोटोब्लास्टिक सीड्स ये हो गए। अगली बात क्या है? डिलेड राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, है ना। ये डिलेड राइपनिंग, फ्रूट के पकने का समय जो है वो क्या कर देता है? डिले कर देता है। पकने, राइपनिंग का मतलब क्या है? अभी अभी बताया, सेनेसेंस, है ना। पक रहा है फ्रूट, जितना यंग रहेगा उतनी देर तक पेड़ पर लगा रहेगा, और जैसे ही जल्दी से पक गया, अगर जितनी जल्दी फ्रूट पकेगा उतनी जल्दी टूट जाएगा, ठीक है। आपने नॉर्मल भी देखा होगा कि कच्चा आम है तो वो लटका हुआ है, बट जब वो पक जाता है तो अपने आप बिना पत्थर मारे वो आम टूट जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हम लोग जो रियल लाइफ में देखते हैं उसी से हमें रिलेट करना है। देखो, ये इमेजिन करना एक बार बहुत जरूरी है ना, क्योंकि ये थ्योरीज जो हैं, ये लाइंस, ये ब्लैक एंड व्हाइट, समझ रहे हो, ये जो लेटर्स हैं ये याद नहीं रहते, ठीक है। बट एक बार आप उसको अपने रियल लाइफ में जो भी अभी तक आपने देखा हुआ है, अगर आप उनसे रिलेट कर लेते हो एक बार, है ना, हो सकता है 60 सेकंड लगेगा, मैक्सिमम 60 सेकंड लगेगा किसी भी लाइन को इमेजिन करने के लिए। एक बार मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद आप किसी भी लाइन को बैठ के 60 सेकंड के लिए इमेजिन करो कि इसको आपने कब देखा है रियल लाइफ में। और एक बार आप वो इमेजिन कर लोगे तो जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना, तो बहुत मतलब कि कॉन्फिडेंस के साथ लॉजिकली सॉल्व करोगे। अच्छा, इसका आंसर तो यही होगा, मतलब आपको वो पढ़ने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। डिलेड राइपनिंग, ये कंडीशन हो गया। इंक्रीज लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक्स, ठीक है। आपने अंगूर देखा होगा, है ना, अंगूर देखा ही होगा। तो यहां पर ये आपने वो कई बार एकदम पास होते हैं, ठीक है, तो आपको मजा नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप यहां पर इंटरनोड इलोंगेशन कर देते हो, ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ फ्रूट्स जो हैं ये क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, ठीक है। यहां पर क्या होगा? इंटरनोड इलोंगेशन इंप्रूव्स शेप ऑफ ग्रेप्स। जब इनके बीच में थोड़ा डिस्टेंस बढ़ जाएगा ना, जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इनका जो शेप है वो थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा, बड़े बड़े अंगूर हो जाएंगे, है ना। तो यहां पर इनका जो शेप हो जाएगा। मार्केटिंग पीरियड, हां बिल्कुल, जूही बिल्कुल कर रहा है। ऑक्सिन जो है, ऑक्सिन डायरेक्टली कर रहा है, ठीक है। ऑक्सिन जो है, ऑक्सिन का काम है यंग को रोक के रखना। ऑक्सिन का काम है कि जो कच्चा फल है उसको पेड़ पर लगा के रखना, ठीक है। और इस चीज में हेल्प कौन कर रहा है? जिबरेलिक एसिड। जिबरेलिक एसिड कैसे हेल्प कर रहा है? उस फल को यंग रखने में हेल्प कर रहा है। तो आप इमेजिन करो कैसे आप रिलेट कर रहे हो ऑक्सिन और जिबरेलिन को। ऑक्सिन यंग फ्रूट को एब्साइज होने से, एब्सिशन होने से रोक रहा है, बट उस फ्रूट को यंग रखने में कौन इन्वॉल्व है? जिबरेलिन इन्वॉल्व है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझनी है कि कैसे ऑक्सिन और कैसे जिबरेलिन काम कर रहा है, ठीक है। चलो भैया, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है ग्रेप स्टॉक्स का कंडीशन। और इसके साथ आज का जो सेशन है जिबरेलिक एसिड का, ये हम लोग लगभग एंड कर रहे हैं। बस एक चीज मैं आपको 2 मिनट में बताना चाहूंगा, व्हाट इज माल्टिंग, ठीक है। माल्टिंग क्या है? देखो, माल्टिंग यार समझ लेते हैं। माल्टिंग में आपको जर्मिनेशन के जस्ट बाद समझा रहा हूं, ठीक है। माल्टिंग जो है
देखो यहां पर माल्टिंग समझ रहे अपन, फर्मेंटेशन ऑफ माल्ट। माल्ट क्या हो गया? ड्राई सीड्स विथ मोनोसैकेराइड्स। अब यार अभी ये थोड़ा सा ज्यादा क्लियर नहीं हुआ। देखो एक चीज आपको मैंने बोला था कि यार रिवाइज करके आना। देखो याद करिए कि सीड था, है ना, मान लेते हैं कि बार्ले सीड ही ले लेते हैं, बार्ले सीड ले लेते हैं अगर, ठीक है, तो इसमें क्या था? एंडोस्पर्म, है ना, यहां पर क्या था? एंडोस्पर्म। इसके अलावा इसके अगल बगल क्या था? एल्यूरॉन था। क्या था? एल्यूरॉन। इसके उधर क्या था? बच्चा था, और इस बच्चे से एक बड़ा सा कॉटिलिडन निकला था जिसको हम कहते थे स्क्यूटुलम, और ये क्या था? बच्चा, एम्ब्रियो। अब समझिए, आपको मैंने देखो एक्सप्लेन कर रखा है ऑलरेडी सब कुछ। मैं आपको एक फ्लो चार्ट बस दिखाता हूं। देखो यहां पर प्रोडक्शन ऑफ जिबरेलिक एसिड बाय एम्ब्रियो, ठीक है। जब ऐसा होगा, ऐसा कब होगा? जब हम लोग यहां पर क्या करेंगे? सीड को, मान लो ये ड्राई सीड था, ड्राई सीड था, इसमें 10 से 15% वाटर था, ठीक है। इसके अंदर जो एंडोस्पर्म था, एंडोस्पर्म विथ स्टार्च, इसका जो एंडोस्पर्म था वो भरा हुआ था स्टार्च से, ठीक है। फिर इसको हमने कहां डाला? इसको हमने डाल दिया यार, इसको हमने जो है डाला पानी में, सोक्ड इन वाटर। पानी में डाल दिया, जैसे आप, है ना, मान लो कि बार्ले के सीड्स लिए और रात भर तुमने पानी में डाल दिया। अब यहां पर जो सीड होगा, ठीक है, यहां पर जो होगा ये क्या हो गया? imbibed seed with 80 to 85% water, ठीक है। जब ऐसा होगा तो यहां पर एम्ब्रियो becomes active and produce large amount of gibberellic acid. Gibberellic acid diffuse to alluron layer. Gibberellic acid activates alpha amylase in alluron layer. Alpha amylase hydrolyze starch of endosperm, यानी अब जो सीड है हमारे पास, इस सीड के अंदर जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म विथ मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स, है ना। देखो पॉलीसैकेराइड किस में कन्वर्ट हो गया?
मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो गया। ये डायग्राम तो ऑलरेडी आपको दिखाया हुआ है, तो ये आप वहां पर देख लेना, ठीक है। और फिर क्या होगा कि यहां पर हम इसको क्या करेंगे, सीड इज अगेन ड्राइड, फिर से सुखाएंगे, ठीक है। और ये जो ड्राई सीड हमें है, हमारे पास है, देखो ड्राई सीड पहले भी था और ड्राई सीड अब भी है विथ 10 to 15% वाटर। और इसके बट एक डिफरेंस है, यहां पर एंडोस्पर्म विथ मोनोसैकेराइड, ठीक है। यहां पर एंडोस्पर्म में क्या था, पॉलीसैकेराइड, और यहां पर क्या है, मोनोसैकेराइड। और अगर ऐसा है तो इस सीड को, ये जो सीड हो गया, इस सीड को हम क्या कहते हैं, दिस सीड इज नोन एज माल्ट, ठीक है। और अब इसको हम क्या करेंगे, इसको कहां ले जाएंगे, सप्लाइड टू लार्ज बायो फर्मेंटेटर्स, ठीक है। और यहां पर क्या बनाएंगे हम लोग, बेवरेज। यहां पर क्या होगा, बेवरेज फॉर्मेशन। भाई बायो फर्मेंटर में हम लोग क्या कराएंगे, फर्मेंटेशन। और मान लो कि ये जो है, ये कौन है, बार्ली सीड है, बार्ले सीड है अगर, तो यहां पर हम क्या बना सकते हैं, बियर। क्या बना सकते हैं, बियर बना सकते हैं। तो आप समझ रहे हो, माल्ट जो है ये कौन से इंडस्ट्री में यूज होता है, बेवरेज इंडस्ट्री में यूज होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, माल्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ये है ना, आप आइडेंटिफाई कर लेना। ये यहां से स्टार्ट है, ठीक, ऐसे नंबर 1, फिर 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है। तो यहां पर आपको ये मिल जाता है। बिल्कुल सही, स्वीट पॉइजन, बिल्कुल बढ़िया, 1 नंबर, ठीक है। देखो यहां पर क्या है, शशिकांत, तुमने क्या लिया, ड्राई सीड लिया। ड्राई सीड को हम लोग पानी में भिगाएंगे, पानी में भिगा के इस सीड के अंदर पानी भर जाएगा। जैसे ही पानी भरेगा, पानी की प्रेजेंस में एम्ब्रियो, बच्चा जो है एक्टिव हो जाएगा। भाई पानी, कोई भी आपको रिएक्शन करना है तो पानी चाहिए मेटाबॉलिज्म के लिए, है ना। तो जैसे ही तुमने पानी दिया, वैसे ही आप देखते हो ना, सूखा चना में कभी जर्मिनेशन नहीं होता। जब उस चने को तुम भिगा देते हो, रात भर भीगने के बाद, फिर उसके बाद फिर उसमें क्या निकलेगा, व्हाइट कलर का वो स्ट्रक्चर निकलता है जो रेडिकल होता है। यानी जर्मिनेशन तभी होगा जब पानी होगा आपके पास। तो यहां पर पानी है तो बच्चा एक्टिव, तो जिबरेलिक एसिड बनेगा। जिबरेलिक एसिड कहां जाएगा, एल्यूरॉन लेयर में। एल्यूरॉन लेयर में अल्फा अमाइलेज का फॉर्मेशन होगा। कौन हेल्प करेगा, जिबरेलिक एसिड। अल्फा अमाइलेज एक एंजाइम है। ये एंजाइम का फॉर्मेशन किसकी है मदद से हुआ, हार्मोन ने एंजाइम बनाने में मदद करी है। फिर ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम स्टार्च को तोड़ देगा। स्टार्च को तोड़ोगे तो क्या मिलेंगे, वहां पर मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे ग्लूकोज के। तो वो जो ग्लूकोज बन गया है उसी को हम क्या कह रहे हैं, मोनोसैकेराइड्स। फिर उसको फिर से, ये जो सीड बना है, ये जो भीगा हुआ है अभी, इसमें पानी बहुत ज्यादा है, इसको फिर से सुखाएंगे। और ये जो अब ड्राई सीड मिल रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, माल्ट,
ठीक है। और ये जो माल्ट है इसको कहां ले जाएंगे, बड़े बड़े बायो फर्मेंटर्स होते हैं, बड़े बड़े, जिनको आप बायो रिएक्टर भी कह सकते हो, इन सीड्स को क्या कर देते हैं, क्रश कर देते हैं। हाथ से नहीं करेंगे, मशीन से करते हैं। तो क्रश कर दिया और फिर उसको कहां डाल दिया, इस टैंक में डाल दिया। बड़े बड़े टैंक होते हैं और उस टैंक में क्या प्रेजेंट है, यीस्ट प्रेजेंट है। और यीस्ट आप जानते हो यूनिसेलुलर फंजाई है, और वो यीस्ट क्या करेगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन, कौन सा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से क्या बनाएगा, बेवरेजेस, जैसे फॉर एग्जांपल बियर। ठीक है, तो ये यहां पर आपका कंडीशन क्या हो गया, माल्टिंग का। ठीक है ना, ये आपका कंडीशन है। तब तक तो इसको रिवाइज करिएगा अच्छे से और फिर डाउट्स बताइएगा। तब तक के लिए फिर थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग and keep doing your best.